अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप तमाम लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये लेक्चर जो है मैंने पहले भी आपको ये रिव्यू लेक्चर समझिए इसको, जो चीज़ें हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे और कुछ फिर हमने जूम की क्लास में भी डिस्कस की थी, वो चीज़ें इसमें मैंने दी हैं। तो लेक्चर का ओवरव्यू यही है। हिस्ट्री ऑफ टेलीफोनी और ऑटोमेटिक टेलीफोनी को हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन किस तरह, स्विच मैकेनिज्म वगैरह का किस तरह था। तो हिस्ट्री ऑफ टेलीफोनी में सबसे पहले कुछ सवाल मैंने आपसे किए थे कि क्या मेथड्स थे। तो फिर हमने डिस्कस किया था कि पहले धुएं से सिग्नल भेजते थे कम्युनिकेशन के लिए लोग आपस में। फिर उसके बाद जो है आग लगा के इस तरह, या उसके बाद फिर तरक्की करते करते जो है वो जो है खतूत का सिलसिला शुरू हुआ। और जब कोई जा रहा है बड़ा सा एक वो लेके, पहले वो लेदर के उसके ऊपर लिखते थे, पत्तों पे लिखते, मतलब मुख्तलिफ कम्युनिकेशंस के जो भी मेथड थे राइटिंग के, उनको इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन की जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते गए, कबूतर के थ्रू भी होती रही। सॉरी। तो ये तमाम मेथड यूज़ होते रहे। तो उसमें मैंने ऑप्टिकल कैलीग्राफी का आपसे जिक्र किया था। वो ऑप्टिकल कैलीग्राफी जो है वो ये है, टेलीग्राफी सॉरी। तो ये देखिए पेरिस का टर्मिनल था, और आपको अगर स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है, ये एरिया देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का ये टावर है, इस तरह का ये टावर है। और जो भी मैसेज होता था ये अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, ई, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल बी है, ये सी है, ये के स्मॉल सी है। तो ये कोई भी आपने जो मैसेज किए, और डिजिट्स के भी है, तो इसके अंदर ये जो आर्म है इसका, इसको ऑप्शन होती थी, यहाँ से बंदा जो होता था वो उसको रोटेट करके कोई शेप बना सकता था ये वाली। अब अगर ए ट्रांसमिट करना है तो उन्होंने इस शेप को बना देना है। तो फिर अगला बंदा जो इधर खड़ा होगा वो दूर से, क्योंकि विजुअलिटी से नज़र आ जाता था, आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, लेकिन वो देख सकता था। और किसी भी दो शहरों के दरमियान ये इतनी टावर बनाए जाते थे कि दूसरे तरफ नज़र आ जाए। फिर उसने वो वाला जो टावर है वो उससे आगे इसी तरह कन्वे कर देता है। तो बल्कि अभी इसकी एक तस्वीर जो ये है, ये जो रिस्टोर्ड है, इस तरह का एक टावर उन्होंने रखा हुआ है, म्यूजियम समझ लें उसको कम्युनिकेशन का। तो ये टावर, और उसके ऊपर फिर ये वायर्स के थ्रू उसको जो है, जो शेप बनाते थे और अपना मैसेज कन्वे करते थे कि हेल्प मी, एनिमी कमिंग, जो भी मतलब है वो अल्फ़ाबेट उस तरह यूज़ करके आप इसको, उस ज़माने में इस तरह कम्युनिकेशन की जाती। तो जो ब्रेक थ्रू था वो आपसे डिस्कस हुआ था कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 10 मार्च को 1876, 10 मार्च 1876 को 1876 में फर्स्ट अपनी कॉल की थी, जो रिंग डाउन सर्किट था। और उसमें यही मैसेज था कि मिस्टर वाटसन, जो उसका असिस्टेंट था, उसको कहा था मिस्टर वाटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू। ये पहला हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की कोई वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हुआ, तो वो ये कम्युनिकेशन थी। उसके बाद जो है फिर 1870 में ही जो है दो अम, उनके दरमियान, शहरों के दरमियान ये परमानेंट टेलीफोन लाइन इंस्टॉल कर दी गई, जो कि ये उसके बाद सिमन हॉस्की वगैरह ने भी, सिमंस जो अब कंपनी आपको है टेलीफोन की बड़ी मशहूर, उसने भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, लेकिन इस सब को की तरफ जाने से पहले जो आजकल का एक्सचेंज का सिस्टम है, पहले ये मसला था कि तमाम टेलीफोन्स के दरमियान फिजिकल केबल का कनेक्शन होता था। अब जिस तरह अगर ये 8 टेलीफोन है, तो 8 टेलीफोन का मतलब है कि जो है ना, इसके अंदर हर टेलीफोन से 7 तारें निकल रही होंगी जो दूसरे टेलीफोन को जा रही होंगी। अब ये लिए मैंने आपको क्लास में भी बताया था ये। तो फिजिकल केबल कनेक्शन के सेटअप का फार्मूले से हम देख लें, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो अगर आपके पास 10 फोन हैं, तो 10 इधर आया, 10 n माइनस वन 9 हुआ, 10 इंटू नाइन 90, और डिवाइड बाई टू, तो 90 डिवाइड बाई टू 45 आ जाता है। तो 45 केबल्स हमें डालनी पड़ेंगी एक सेट, डिफरेंट सेट्स के दरमियान में 45 केबल्स की पेयर चाहिए होंगे 10 टेलीफोन सेटों को कनेक्ट करने के लिए। इसी तरह अगर 28 टेलीफोन पे मैं चला जाऊँ, तो आप 28 इंटू 27 को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाई टू करें, तो 378 केबल्स आती हैं। और उसको हज़ारों पे आप आगे लेके जाएं, तो आप देखेंगे कि ये फिगर बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1000 नंबरों के लिए कितने चाहिए, बल्कि मैंने आपको कुछ सवालात दिए भी थे, इस तरह के करवाए थे। तो फिर इस वजह से जो है ना, उन्होंने कहा जी कि ये तो फिजिबल नहीं है कि हर फ़ोन को जो है वो दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करें। तो फिर उन्होंने जो है वो ऐसा फ़ोन सेटअप किया कि एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन हो, उसके ऊपर एक बंदा बैठा हो, हर फ़ोन से एक केबल जा रही हो, यानी फॉर जो है एन फ़ोन्स एन केबल्स। और दरमियान में वो ऑपरेटर होगा जो दोनों के दरमियान कनेक्शन करवाएगा। तो वो ये ऑपरेटर मतलब सेंट्रलाइज्ड जगह ली,
एक जगह की दूसरी जगह का चारों जगह के सेट उधर आते थे। वो एक्सचेंज तकरीबन इस तरह की एक्सचेंज होती थी, इसके ऊपर ये बल्ब लगे होते थे और ऊपर एक कनेक्टर होता था, जिससे वो जैसे ही ये बंदा हैंडसेट उठाता था यहाँ बल्ब ग्लो कर जाता था, उसको पता चल जाता था ये बंदा बात करना चाहता है। वो अपना जो उसके पास हेडसेट था वो उसके साथ प्लग इन करता था अंदर और पूछता था जी किससे बात करनी है। वो बताता जी मैंने फलां नंबर एक्सटेंशन पे बात करनी है, या नाम बता देता था। तो इसके पास एक रजिस्टर रखा होता था, उससे वो उसके बाद उस बंदे को क्या करता था, रिंग जनरेट करता था और रब्ता करा देता। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि मैनुअल एक्सचेंज की प्रॉब्लम भी काफ़ी सारी थी। एक प्रॉब्लम तो ये था कि जी रिंगिंग और बैटरी वगैरह हैंडसेट वगैरह जो है वो सब कुछ जो है हार्डवेयर वो उसके ऑपरेटर के पास था। तो ह्यूमन के जो ऑपरेटर वहाँ होता था उसके पास सब कुछ मौजूद होता था, उसके हाथ में होता था। तो मतलब ये तो वर्किंग है थोड़ी सी, मैं इसकी वो बताना शुरू हो गया था। तो उसमें वही ये जो मैंने आपको बताया है कि बैटरी जो है वो एक्सचेंज भी होती थी, लेकिन जैसे ही कोई लिफ्ट करता था फ़ोन तो लाइट जल जाती थी और ऑपरेटर उसको कनेक्ट करा देता था। इसके बाद वो दूसरे को भी इस तरह ही करता था, दूसरे को रिंग जनरेट करता था, जिससे बात करनी है उसके फ़ोन पे रिंग जनरेट करता था। जब रिंग जनरेट होती थी वो बंदा फ़ोन उठाता था तो लाइट ऑन हो जाती थी। फिर ये एक कॉर्ड इस फ़ोन के हॉल में और दूसरी दूसरे के कनेक्ट कर देता था, तो आपस में दोनों बात कर लेते थे। इसकी जो लिमिटेशंस थी मैनुअल एक्सचेंज की, एक तो लैंग्वेज डिपेंडेंट थी। अगर एक बंदा बाहर से आया है पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पे एक्सचेंज इंस्टॉल है, वो जर्मन है या फ्रेंच है, तो जब तक वो ऑपरेटर से बात नहीं कर सकता वो कॉल भी नहीं मिलवा सकता। फिर लैक ऑफ प्राइवेसी थी, इसके अंदर कोई दो बंदे बात कर रहे हैं तो वो जो है ऑपरेटर जो है उसके पास हमेशा ये ऑप्शन होती थी वो दरमियान में प्लग इन करके उनकी बातें सुन सकता था, उनसे कह सकता था कि लाइन फ्री कर दें। इसके अलावा स्विचिंग डिले था। अगर एक टाइम में 10 लोग फ़ोन उठा लें और 10 बल्ब ऑन हो जाए तो ऑपरेटर बारी-बारी सबको पूछ के कनेक्ट करेगा। तो इसकी वजह से स्विचिंग का डिले आता था। फिर लिमिटेड सर्विस थी। हर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते थे, कंजेशन थी। ज़ाहिर बात है ऑपरेटर जो है एक टाइम में 1000 फ़ोन की एक्सचेंज तो नहीं देख सकता कि 100 बंदे फ़ोन उठा लें, वो तो उसको मिलाते-मिलाते ही 1 घंटा हो जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी इसकी वजह से हमें ऑटोमेटिक टेलीफ़ोनी की तरफ जाना पड़ा। और ऑटोमेटिक टेलीफोनी में भी मैं आपको बताऊंगा, वैसे शायद नेक्स्ट लेक्चर में। मैं अभी तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा हूँ। स्ट्रॉजर था जिसने पहला स्विच लेके आया था, जो यूनी सेलेक्टर और टू मोशन सेलेक्टर वाले जो स्विचेस थे, स्ट्रॉजर स्विच कहते हैं उसको। तो अभी टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट की तरफ जो हमने असल में मैं वो चीज़ें क्या इसमें कवर कर रहा हूँ जो मैंने जूम की क्लास में और आपको क्लास में पढ़ाई है। तो मैंने ये बताया था ट्रांसड्यूसर है, और ट्रांसड्यूसर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी में कन्वर्ट करता है। और हैंडसेट के अंदर ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों ट्रांसड्यूसर होते हैं। जो आपका माइक्रोफोन है वो इनपुट ट्रांसड्यूसर है, और जो आपका रिसीवर या हेडफोन माइक स्पीकर है वो आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर है। तो ये टेलीफोन की कुछ स्टाइल्स थे जो इस्तेमाल में रहे। ये इस तरह का, ये साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, मैंने बताया था आपको कि डायनमो था। उस वक्त हर फ़ोन की अपनी बैटरी होती थी और खुद ही रिंग जनरेट किया जाता था। ये भी उन सेटों में से है जिनका खुद रिंग जनरेट किया जाता था। ये डायलर आपने देखा, ये मैंने आपको क्लास में भी ये डायलर दिखाया था। ये देखें, जीरो इस पे 9 के बाद है। तो ये डायलिंग वाला सेट था। पहला डायलिंग वाला सेट जो थे वो इस नौयत के थे, इस शेप के थे। इसके बाद आजकल जो सेट हैं वो ये हैं, इसमें ये फ्लैश वगैरह के एक्स्ट्रा बटन मौजूद हैं आम नंबरों के अलावा। और इसके अलावा ये वॉइस ओवर आईपी सेट हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू भी डायल करते हैं। तो टेलीफोन की उसमें बहुत तरक्की हुई है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब डिफरेंट होंगी। ज़ाहिर बात है अब तो कोई इस तरह के फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता, अब तो कॉलें चली व्हाट्सएप, इमो और इस तरह की जो हैं चीज़ों के ऊपर चली गई हैं, गूगल डुओ के ऊपर। तो ये टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट का खाका सा है। इसमें ये स्पीकर है इसका, ये माइक्रोफोन है। यहाँ देखें, यहाँ से तारें ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन इधर से आगे दो ही तारें होती हैं। तो ये डुप्लेक्स कॉइल है इसकी हाइब्रिड, जो 2 to 4 वायर कन्वर्टर है। ये इसका की पैड है जो जो डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी पे काम करता है आजकल की जदीद सेट का। और ये हुक स्विच है, और ये लाइन के साथ रिंगर भी लगा होता है, ताकि ये हुक स्विच ऑफ भी होता है तब भी रिंगर बज रहा होता है। इसलिए इसने बाहर से शुरू किया है। और उसका मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया था कि इसमें कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर के पास से भी कनेक्शन बना होता है जो रिंगर को जा रहा होता है, जो डीसी करंट को जो है नहीं जाने देता और एसी करंट को पास कर देता है। तो इसकी एक वीडियो भी ये howstuffworks.com से ली थी। ये वीडियो मैं वैसे तो जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। बहरहाल अगर जो है वो, तो
वीडियो मैंने आपको जो है दोनों ग्रुप में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया, वहाँ देख सकते हैं। मैंने वीडियो इसलिए नहीं चलाई कि कोई जो है ना वो कॉपीराइट का क्लेम ना हो, वीडियो के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना बने। तो सबसे पहले ट्रांसमीटर की बात जो मैंने बताई थी, ये आपका एक छोटा सा बॉक्स होता है, डायफ्राम इसका। उसके ऊपर एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म की, तो यानी कि एक फिक्स प्लेट होती है और ऊपर एक मूवेबल प्लेट होती है, और दरमियान में क्या होते हैं, कार्बन ग्रेन्यूल्स होते हैं। जो कार्बन ग्रेन्यूल्स जो हैं वो जब हम बात करते हैं तो हमारी हवा के प्रेशर से वो हवा के प्रेशर से वो प्रेस होती है, और कार्बन ग्रेन्यूल्स दरमियान में जब प्रेस होती हैं और इसको वीसीसी हमने वोल्टेज दिए भी होते हैं, तो क्या होता है, इस स्पेस की वजह से उनकी कार्बन ग्रेन्यूल की रेजिस्टेंस में फ़र्क आता है, और एक वेरिएटेड सिग्नल निकलता है जो जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है जो बात हम कर रहे हैं उस सिग्नल के ऊपर। रिसीवर के बारे में, अच्छा ये इसमें मैं थोड़ा तेज़ तेज़ जा रहा हूँ, शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन ये हम डिटेल से क्लास में हर चैप्टर बहुत डिटेल से हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, बल्कि हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ये सिर्फ एक आप समझ लें कि मैंने चैप्टर के इस पोर्शन की समरी की है, जो आपका हिस्सा अव्वल था बुक का। तो पेज नंबर आपका 34 से ऑनवर्ड लेके मिलकर 56 तक हमने ये सारा कवर किया था। तो तकरीबन ये 18 19 20 पेज बन जाते हैं प्लस ही हैं। तो रिसीवर जो है दूसरी तरफ जो है जिससे आवाज़ आती है, वो तकरीबन 100 टन्स का नॉमिनल रेजिस्टेंस की 400 ओम होती है। 8 ओम का रजिस्टर उसका होता है, मतलब नहीं, इसमें एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है पीछे, और आगे इसमें कॉइल्स होती हैं। और वो वीडियो जो भी मैंने आपको सेंड की है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उससे आपको इसमें बहुत हेल्प होगी। आप वो देखेंगे तो आपको विजुअलिटी से के साथ क्लियर हो जाएगी कि क्या होता है। अब होता क्या है कि वो जो कॉइल इसके अंदर है, उसके अंदर जब करंट गुजरता है तो वो टेम्पररी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। कभी वो उसके परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल सेम हो जाते हैं नेगेटिव हाल साइकिल में या पॉजिटिव साइकिल में, और कभी वो उसके उलट हो जाते हैं। तो कभी वो रिपेल करता है और कभी वो जो है ना उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये यही फंक्शन जो वूफर स्पीकर में आपको नज़र आ रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के, तो बेसिकली वो इसी के ऊपर काम कर रहा होता है। तो कोई सवाल होगा तो हम फिर भी, अगर आपका कोई सवाल है या किसी ने अभी तक क्लास अटेंड नहीं की और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद, तो हम जूम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। साइड टून के बारे में भी बताया था कि साइड टून का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तो फ़ोन डेड महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारी आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसी का कुछ हिस्सा जो है मुझे अपने स्पीकर में भी सुनाई देता है, जिससे मुझे ये महसूस होता है फ़ोन डेड नहीं है। और साइड टोन जो है वो ज़रूरी होती है, इसलिए कि कुछ ना कुछ हमें एक तो अंदाज़ा हो जाता है कि हम बात कर रहे हैं, तो दूस कि फ़ोन मतलब डेड नहीं है। सबसे मेन फ़ायदा तो उसका यही है। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है ना, अगर ये साइड टून नहीं होगी तो फ़ोन डेड महसूस होता है। और कुछ ना कुछ साइड टून की ज़रूरत ज़रूर होती है, हर हर सेट में आजकल मोबाइल फ़ोन्स में भी होती है। तो लेकिन एक एक बात जो थी, स्पीकर फ़ोन मोड, ये हमने डिस्कस नहीं किया था उधर। ये पॉइंट रह गया था कि स्पीकर फ़ोन जब हम ऑन करते हैं, जिन सेट में आजकल आजकल डुअल्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें स्पीकर फ़ोन की ऑप्शन है, उस वक्त जो है ना साइड टोन डिसेबल हो जाए। अच्छा, साइड टोन एक हद तक रहे तो ठीक है, नहीं तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक जो है ना वो एंटी साइड टोन सर्किट इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो वरना अगर साइड टोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर हमें अपनी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, और हमने आवाज़ तो दूसरे की सुनी है जिसकी वजह से हम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो फिर मकसद पूरा नहीं होगा। तो ये एंटी साइड टून है, स्टिक कॉइल, एंटी साइड टून इंडक्शन कॉइल इसका शॉर्ट फॉर्म है। और ये भी हमने बल्कि हमने प्रैक्टिकल भी किया था इसका, ये देखा था उसमें जो इसको डिटेल से हम डिस्कस हमने उधर भी कर लिया था। तो दोनों जगह डिस्कस हो चुका है ये, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया था। अच्छा, टेलीफोन बेल का जो आपको पहला मैंने बताया था कि टेलीफोन बेल जो पहली थी वो रिंग डाउन सर्किट था, उसमें रिंगिंग नहीं थी कोई। वो मतलब एक दूसरे से बात को करना चाहता है तो उसको फ़ोन के स्पीकर के पास रहना पड़ेगा, वो बोले तो उसकी आवाज़ सुन ले। तो 1878 में 2 साल बाद ही जो थॉमस वाटसन था, असिस्टेंट था ग्राम बेल का, उसने ये रिंगर वाली डिवाइस इन्वेंट की थी। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटो टाइप एक थी रिंगर, जो एसी जनरेट करता था। और इसकी वजह से ही जो है ना वो यानी अभी तक भी जो है, मैंने आपको बताया था कि रिंगिंग वोल्टेज हमेशा एसी में आते हैं, और बल्कि वो कैपेसिटर लगा होता है, एसी करंट होता है, वो कैपेसिटर से पास कर जाता है, तो आपको रिंग सुनाई देती है। और जैसे ही हम हैंडसेट क्रेडल से उठाते हैं, यानी क्रेडल पे रखा भी हो हैंडसेट, तब भी रिंग आ जाती है ऐसी।
और इसके बाद सब हर ज़ाहिर बात है ये इसी ये यही है जिसके पता चलता है कि कॉल आ रही है। आजकल के जो फ़ोन है उनमें रिंगर आईसीज़ वगैरह और चीज़ें बज़र वगैरह मतलब यानी वॉल्यूम कंट्रोल भी दे दिया है कि मैं जी इस वक्त आप कई साइड देखेंगे उसके साइड में एक वॉल्यूम सा आपको कंट्रोल बटन नज़र आएगा कि आप रिंगर की आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो आजकल की जो नए टेलीफोन सेट हैं ये चाइनीज़ वगैरह भी आपने देखे होंगे उनमें म्यूजिकल आइटम्स और इस तरह की चीज़ें भी लग जाती हैं जिस तरह मोबाइल में म्यूजिकल टो रिंग टोन होती है उस तरह की उसमें भी लग जाती है कन्वेंशनल रिंगिंग से हट के भी। बाकी ये मैग्नेटो कॉइल का वही वर्क है जो उसके वो होते हैं कि ये इसके पास ये परमानेंट मैग्नेट है और दरमियान की जो बाल हैमर है ये इसको अट्रैक्ट करती है तो ये गैंग पे जाके बजता है तो उससे रिंगिंग जनरेट हो जाती है कभी ये राइट साइड पे जाएगा कभी ये लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो पल्स डायलिंग के बारे में भी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ा है और सेक्शन बी ने तो मेरे ख्याल दोनों किताब दो किताबों को उनको मैंने उनको बताया था। तो बाकी भी देख लें कि सेक्शन ए वाले भी इसको देख लें। डिस्कस तो हमने उनके साथ भी किया था ये लेकिन उनको कम टाइम मिला बाय चांस जो है वो उसको ज़्यादा टाइम मिला था। तो अच्छा बहरहाल रोटरी डायल का जो है ये मैंने लेकिन वो आपको दिखाया मैंने रोटरी डायल दो किस्म के रोटरी डायल आपको ला के दिखाए हैं और आपने हाथ में लेके डायलिंग करके उसको चेक किया था तो मेरे ख्याल आपको कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहती। तो इसमें जो है ये है कि जो रोटरी डायल होता है वो मेक और ब्रेक ही कर रहा होता है और मेक ब्रेक में अगर मैं दो डिजिट डायल कर रहा हूँ तो वो फिगर देख लेते हैं किस तरह होगी। तो पहले जैसे मैं 3 डायल करता हूँ तो ये एक दफ़ा मेक हुआ, पहले सीज़ करेगा, फ़ोन उठाया मैंने, फिर मैं इसमें डायल में 3 को ला के इधर छोड़ूँगा, तो इस तरह 3 होगा, एक दफ़ा मेक हुआ, फिर ब्रेक हुआ, फिर मेक हुआ, फिर ब्रेक हुआ, फिर मेक हुआ, फिर ब्रेक हुआ, तो ये देखें 3 डिजिट डायल हो गए, 3 दफ़ा ये उसमें गया और इसका जो मेकिंग का जो टाइम है वो 33.33 मिलीसेकंड है और जो ब्रेक टाइम है इसका वो बल्कि ये ब्रेक टाइम नहीं है ये पास है। ब्रेक टाइम ये है दरमियान में ये असल में डायग्राम में सही नहीं हुआ हुआ ये जो दरमियान वाला है ना ये ब्रेक टाइम है इसका ये 66.3 मिलीसेकंड है और जो ये जो टाइम पास इन्होंने शो किया है दो डिजिट के दरमियान जो वक्फा होता है ये 200 मिलीसेकंड होता है और यही गरारियां थी उसमें डायलर में आपने देखा था पीछे से इस तरह का सेटअप बना हुआ था आपको याद होगा यकीनन। और ये भी देखें ये मेक ब्रेक किस तरह कर रहा है असल में गरारी के ऊपर ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट अप होता है तो जब ये इसके ऊपर लगा तो ये इसने ब्रेक कर दिया ये देखें दरमियान में गैप आ गया ये गरारी के ऊपर जब चढ़ा है तो इसने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और इसमें ज़्यादा टाइम लगता है यानी 66.3 मिली सेकेंड में ये अरसा तय करता है जबकि दरमियान वाला इस एरिया में जब रहता है ये इस जगह तो ये 33.3 मिली सेकेंड के लिए रहता है। तो जैसे मैं अगर जीरो डायल करूंगा तो उसके लिए ऐसी 10 पल्सेस जनरेट होंगी जिस तरह ये 3 के लिए 3 हुई हैं 2 के लिए 2 हुई हैं ये देखें एक दफ़ा ये मेक हुआ फिर ब्रेक हुआ फिर मेक हुआ और फिर ब्रेक हुआ तो ये क्या हो गया ये 2 डायल हो गया। तो पल्स डायलिंग जो है वो इसमें एक प्रॉब्लम यही थी कि पल्स स्लो था और ये देखें ये 200 मिलीसेकंड का जो फ़र्क है दो डिजिट्स के दरमियान आप जितनी मर्जी फास्ट तरीके से कर लें ये 200 मिलीसेकंड का ब्रेक दो डिजिट्स के दरमियान आता ही आता है। तो इसलिए जो है मल्टी फ्रीक्वेंसी डायलिंग पे हम चले गए जिसको हम TTMF कहते हैं डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी पे। तो प्रिंसिपल मेथड इसका भी यही था कि सिग्नल डिजिट यानी एक डिजिट मैं प्रेस करता हूँ तो जो पहले डायलिंग में डिले था 200 मिलीसेकंड का और मेक ब्रेक वाला टाइम का था ये जैसे ही मैं एक डिजिट डायल करता हूँ ये बटन डायलिंग की तरह है। तो इसमें भी जो है ऊपर नीचे की लोअर फ्रीक्वेंसीज और ये ये टॉपिक भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस उधर कर लिया था। ये सिर्फ जो है आपके लिए मैंने इसलिए शो किया है कि आप जो हैं इसमें कम से कम एक तरीके की समरी समझ लें। तो ये हमारे पास जो है ये लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं 647 मुख्तलिफ होती हैं कई जगह थोड़ा सा फ़र्क भी हो सकता है फ्रीक्वेंसीज में और ये 12909 1336 47 अगर ए बी सी डी भी किसी में आ रहा हो जो आर्मी के लिए डायलिंग हमने डिस्कस किया था पेज पे आपके वो रेफरेंस है उसका। तो आर्मी की डायलिंग के लिए हमने कहा था कि वो उन सेटों में ए बी सी डी भी होता है वो किसी मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये आजकल के नए सेट में फ्लैश वगैरह है कि जो आजकल कॉल फॉरवर्डिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे अब ये असल में क्या होता है अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो 647 और 1200 हो जाएगी अगर मैं 5 प्रेस करूंगा तो 770 और 1336 एक वक्त में दो टोन्स जो हैं वो जाएंगी। और इसी तरह अगर मैं 4 प्रेस करता हूँ 770 और 1209 1 के लिए 647 तो हमेशा हर डिजिट की एक मखसूस टोन है जो बजती है जो जिससे हमें पता चल जाता है कि ये 1 प्रेस हुआ है 2 प्रेस हुआ है 3 प्रेस हुआ है।
आपकी इवन जो आजकल की जो आपके कार्ड्स वगैरह आप लोड कर रहे होते हैं वो भी इसी बेस पर लोड कर रहे होते हैं, तो वो इसी बेस पर उनकी लोडिंग हो रही होती है। यानी वो किस तरह पता चल जाता है कि मैंने टू प्रेस किया और वहाँ जो है वो देख लेती है जो कंपनी का जो भी 8 12 या 14 डिजिट का 16 डिजिट का जो कार्ड नंबर है, जो आप कार्ड लोड करते हैं। अब तो कम ही हो गया इजी पैसा या वो कराते हैं, लेकिन जब कार्ड आप लोड कर रहे होते हैं तो इसी डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी की बेस पे वो डिजिट्स को एनालाइज करता है, अपने डेटाबेस से चेक करता है, और तब आपका कार्ड अगर नया कार्ड है तो वो लोड हो जाता है। तो साउंड एम्पलीफायर भी बहुत ज़रूरत थी। मैंने आपको बताया था कि जब मैं माइक्रोफोन से आवाज़ रिकॉर्ड करता हूँ तो उसकी लेवल बहुत लो होता है और उसको एक एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है। तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल ये सब ये सेट तमाम नए सेटों के अंदर मौजूद है जहाँ यूज़ होता है। ये टेलीफोन का बेस यूनिट की ब्लॉक डायग्राम और वो है। ये साउंड एम्पलीफायर ऐसी लगी होती है, कीपैड है, एसोसिएटेड सर्किट, रिंगर लगा होता है, लाइन के फ़ौरन साथ रिंगर लगा होता है, रिंगर की आईसी होती है, वॉल्यूम कंट्रोल है कि रिंगर मैं तेज़ कम करना चाहूँ तो इस तरह का वॉल्यूम कंट्रोल सीरीज़ में लगा होता है ताकि रिंगर की आवाज़ कम ज़्यादा हो जाए। तो बाकी ये भी वही है, कीपैड उस तरह लगा हुआ है ब्लॉक डायग्राम में, उसी तरह क्रेडल स्विच है, ट्रांसमीटर है, रिसीवर है। ये क्रेडल स्विच सर्किट के साथ कनेक्ट करता है, उठाना या जैसे क्रेडल से उठाएंगे तो वो टून दे देगा, जब रख देंगे तो टून बंद हो जाएगी। इसी तरह जो है वो लाइन के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। और बेल पीजो बेल या ऑसिलेटर वगैरह यूज़ करते हैं जो बजर सा होता है उसमें रिंगिंग वगैरह के लिए। तो बाकी मॉडर्न टेलीफोन में यही चीज़ें हैं। मॉडर्न आंसरिंग मशीन्स वगैरह भी आजकल के जो नए में टेलीफोन हैं उनमें आंसरिंग मशीन है, मल्टीमीडिया कार्ड अटैच हो गए हैं माइक्रोफोन से, पीसी के भी मल्टीमीडिया यानी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं उसमें। और आजकल की जो टेलीफोन में और भी हैंड फ्री वगैरह के ऑप्शन दे दिए हैं, स्पीकर फ़ोन है, आईजीएन टेलीफोन भी होते हैं, वो आईजीएन लाइन होती है, वो 128 के का सर्किट होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। क्वेश्चंस अगर अगर आपके हों तो आप वो व्हाट्सएप पे भी मुझसे वैसे पूछ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जूम का जो हम सेक्शन कल करेंगे तो उसमें आप ये सवालात मुझसे कर लें। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।